नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया, लेकिन इस बजट पर सबसे ज्यादा नजरें एट्थ पे कमीशन को लेकर टिकी थी। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इस बार वेतन बढ़ोतरी या कम से कम कोई ठोस संकेत तो मिले, लेकिन बजट में क्या मिला है संकेत, इसको आज करेंगे डिकोड। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की एट्थ पे कमीशन पर। बजट 2026 में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। सरकार ने सैलरी बढ़ाई या नहीं, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में आने वाले बड़े बदलाव की चर्चा करेंगे। खबरें आ रही हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर की पूरी समीक्षा यानी रिव्यू करेगी। सरकार ये कदम क्यों उठाना चाह रही है, इसको भी समझेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे टेलीकॉम सेक्टर। सरकार ने अपने बजट में कहा कि इस साल टेलीकॉम सेक्टर से ज्यादा आमदनी होने की उम्मीद है। कहाँ से होगी कमाई, उसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करें। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। बजट 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को एट्थ पे कमीशन को लेकर काफी उम्मीदें थी। इन उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाई या नहीं, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, कल सबकी निगाहें थी एट्थ पे कमीशन को लेकर थी, सैलरी पेंशन को लेकर थी, डीए बढ़ेगा या नहीं इसकी बात को लेकर थी, और तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जो कर्मचारियों के फ्रंट पर थे, उसको लेकर कल हमारी बीच लाइव में फॉर्मर ब्यूरोक्रेट उनसे भी बात हुई थी, अजय दुआ साहब से भी। वो भी कहते हुए देखे कि जितनी उम्मीद थी उतना कुछ होता हुआ दिखा नहीं। आपसे कल मुखातिब हुए भी थे, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, आज उसको कंप्लीट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सैलरी और पेंशन को लेके एक जो सरगर्मी थी कि क्या बजट में कुछ ऐलान होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, उसको लेके, और 8वां वेतन आयोग का चूँकि सरकार ने गठन कर दिया, उसके टीओआर बन गए, बाकी दफ्तर भी अलॉट हो गया जी। तो इसके बाद भी एक ये उम्मीद आ रही थी कि क्या कुछ फंड्स का एलोकेशन होगा, कुछ तस्वीर बजट में दिखाई देगी, जिससे एक ये उम्मीद पैदा हो कि इतनी सैलरी बढ़ सकती है, ये टाइम फ्रेम रहेगा। तो वो सारी चीज़ें तो चूँकि सारी निराशाजनक ही एक तरह से कही जाएगी कि रहा। और इनफैक्ट पूरे के पूरे बजट में अगर आप देखेंगे तो आम लोगों के लिए सच कोई ऐसे बड़े ऐलान बजट में नहीं किए गए, और उसी का एक एक्सटेंशन में अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके लिए भी यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक एलोकेशन छोटा किया गया है कामकाज के लिए। ओके सर, वो एलोकेशन कितना हुआ है वो भी हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बजट 2026-27 में कुल 23.42 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि 21.32 करोड़ दफ्तर, स्टाफ, रिसर्च जैसे जो खर्च है उसके लिए दिया गया है, और 2.10 करोड़ ऑफिस सेटअप करने के लिए जैसे पूंजीगत खर्च है, जो केपेक्स के खर्च हैं। ये इसका आसान भाषा में मतलब ये होता है कि देखिए, ये सैलरी पेंशन स्ट्रक्चर की उसमें उसके लिए पैसा नहीं मिला है, बल्कि इनको अपने कामकाज के लिए पैसा मिला है। लोग ये ना समझ लें कि 23 करोड़ रुपए आ गया है, क्या सर? नहीं, हालांकि 23 करोड़ रुपए का ये रकम अच्छी खासी रकम है, जो कि पूरे कामकाज चलाने के लिए 8वें वेतन आयोग के तो 18 महीने के लिए मिला है सर 23 करोड़। हाँ, बिल्कुल। तो फिर भी रकम छोटी नहीं है, क्योंकि 3 सदस्यों का आपका आयोग है और उसके बाद उनका जो स्टाफ होगा, तो इस लिहाज से अगर देखी जाए तो 18 महीने के लिए ये रकम भी कोई कम नहीं है, ठीक ठाक रकम है, जिससे कि सारी अब गतिविधियों का क्योंकि दौर शुरू होना चाहिए, जिसकी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसमें मीटिंगों का दौर स्टार्ट हो, जहाँ पे कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी संगठनों के जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग का और मुलाकातों का दौर शुरू हो, वो महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ एक बड़ी चीज़ और बड़ा अपडेट ये भी है कि 12 इसी तारीख को, 12 फरवरी को ही जो संगठन है वो तमाम मसलों को लेकर, उसमें पुरानी पेंशन स्कीम का मसला भी है, 8वें वेतन आयोग का भी मसला है, डीए मर्जर को लेकर है, कोविड टाइम्स के एरियर वाला है 18 महीने का। बिल्कुल। तो वो तमाम मसलों को लेके, इनफैक्ट उसमें जो हड़ताल इस मसले को लेके भी हो रही कि आप 4 जो वेज कोड लेके आए हैं, लेबर कोड लेके आए हैं, उसको भी वापस लिया जाए, खारिज किया जाए। तो उन तमाम चीज़ों को लेके हड़ताल है, बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में हैं, शामिल हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी जो बजट की उम्मीद थी लोगों को, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो 12 तारीख को हड़ताल होने वाली है, 12 फरवरी को,
इस पे सबकी नज़रें जरूर रहेंगी। चलिए, जाते जाते जो है पिछले एक साल में कब तो कब जो है क्या क्या हुआ है, जो टाइमलाइन जो आप जानना चाहते हैं वो भी बता देते हैं। देखिए, जनवरी 2025 में जो है आयोग के गठन की जो है आधिकारिक रूप से जो है घोषणा हुई थी। अक्टूबर 2025 में आयोग के गठन का जो है आधिकारिक ऐलान किया गया। नवंबर 2025 में आयोग का जो है आधिकारिक जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी जिसको कि प्रवीण सर बता रहे थे कि TOR, वो जारी किया गया। अब 20 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग को जो है आधिकारिक रूप से जो है ऑफिस मिला। चंद्रलोक के आसपास था ना सर? जी बिल्कुल। जी। अब वहाँ पर था। 28 जनवरी 2026 को है चीफ विजिलेंस अधिकारी की जो है नियुक्ति भी कर दी गई है। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और 1 फरवरी को जैसा देखा आपने बजट वाले दिन जो है आयोग को जो है 23.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्द जो है आगे की कार्रवाई शुरू होती है। आपसी जो है बैठकों का दौर कब शुरू होता है, कब जो है स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनकी जो है दुख, वो जो उनकी जो बात है उन पर चर्चा होती है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या देश के बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने बजट में ऐसे ही जो है संकेत दिया जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था की जो है दशा और दिशा जो बदल सकती है। प्रवीण सर, 2047 तक जो है विकसित भारत यानी डेवलप्ड इकॉनमी बनाने के लक्ष्य को देखते हुए अब बैंकिंग सेक्टर की जो है पूरी समीक्षा होने की बात कही जा रही है। रिव्यू करने के लिए कहा जा रहा है कि एक हाई लेवल जो है कमेटी वो बनाया जाएगा, उसका प्रस्ताव रखा गया है। प्रवीण सर, इस कमेटी का मकसद क्या है? इसके अलावा जो बातें सामने आ रही है कि FDI की जो लिमिट है उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है, 20% से कितना बढ़ जाएगा? नहीं देखिए विशाल, बैंकिंग सेक्टर में एक कंसोलिडेशन को लेके सरकार और बैंकिंग सेक्टर के बेसिकली अगर हम कहें तो एक एक्सपेंशन को लेके सरकार पिछले साल से लगभग काम कर रही है जी। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं और उसका एक जो कई रिपोर्ट्स आ रही थी उसकी परिणति तब हुई जब कल सरकार ने ये बताया कि हम एक हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं जो बैंकों के विस्तार पर और बैंकों में जो बैंक से लेकर NBFCs इन सब में किस तरह से विस्तार होगा, किस तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है, उस पे काम करेंगे। ओके सर। तो अभी 12 सरकारी बैंक हैं। 2-3 चीज़ें हैं इसमें मोटी तौर पर। एक तो बड़ी बात यह है कि सरकार का इरादा 4 बड़े बैंक बनाने का है, मर्ज कर ना। मर्ज करके। तो एक तो बड़ा मसला सरकार के पास इस बात का है कि ये 4 जो बड़े बैंक बनेंगे ये कैसे बनेंगे, इसका डिस्कशन, इसका रोड मैप तैयार होगा। रोड मैप तैयार होगा जी। इसके अलावा एक बड़ा मसला ये है कि जो सरकारी बैंक हैं उसमें विदेशी पैसा कैसे आ सकता है। ओके। अभी FDI की जो लिमिट है सरकारी बैंकों में वो 20% की है। किसी भी बैंक में विदेशी निवेश जो है वो 20% हो सकता है। इसको लेके चर्चा पिछले साल से ये चली आ रही है कि क्या इसको 49% किया जा सकता है, 51% जो स्टेक है वो सरकार के पास रहे या भारत में की इकाइयों के पास रहे और 49% स्टेक जो है वो विदेशी उनको देने की इजाज़त दी जाए। जी। अभी प्राइवेट बैंकों में 74% विदेशी निवेश हो सकता है, लेकिन उसमें भी किसी एक सिंगल एंटिटी का, फॉरेन एंटिटी का इन्वेस्टमेंट किसी भी जो भारत के बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके ऊपर जब आप जाते हैं तब आपको एक स्पेशल RBI से परमिशन निकाल लेनी। प्रवीण सर, इसके अलावा जो है एक बात तो ये अभी सामने आ रही है कि समिति जो है, जो आप बता रहे हैं, वो कुछ पुराने और बड़े मुद्दों को जो है फिर से विचार कर सकती है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो है कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनको बैंकिंग में आने देने की जो है अनुमति मिल सकती है। सर, अभी जो है बड़े जो बिजनेस घराने को बैंक खोलने की अनुमति देने पर जो है नियम थोड़े सख्त हैं और कई बार जो है पेटीएम पेमेंट बैंक हो या तमाम तरह की किसी भी तरह की जो बैंकिंग रेगुलेशंस की बात कही जाती थी, कहा जाता था इनको लाइसेंस देने में बड़ा आनाकानी किया जाता है। RBI भी सोचती है कि नहीं भाई सबको थोड़ी दे दिया जाएगा, तो हम पे भी सवाल उठ जाएगा। तो ये वाला मामला क्या है, इसको भी आप समझाइए, कॉर्पोरेट घरानों वाला। नहीं देखिए, और ये जो कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने का मसला जहाँ तक है विशाल, उसमें उसको लेके RBI हमेशा से एक तरह से RBI का रुख एडमेंट वाला रहा है। RBI हमेशा इस बात का के खिलाफ रहा है कि बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो बैंक चलाएं, उनको बैंकिंग धंधे में आने की परमिशन दी जाए। पहले जब मिल गए तब मिल गए, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो या इंडसइंड बैंक के जो हिंदुजा साहब हो, या ऐसे या यस बैंक था या कोटक बैंक था। तो जब इन इकाइयों को लाइसेंस मिले तब वो मिल गए। उसके बाद से रिजर्व बैंक का, और ये मसला आप समझिए कि अब से नहीं लगभग 20 साल से चल रहा है कि क्या जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको क्या, और इसमें RBI के बहुत साफ वो हैं
कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का पैसा कैसे सेफ रह सकता है अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट घराना फेल होता है, या जो आपके जो रिलेटेड एंटिटीज़ हैं जी। उनको कर्ज देने की बात है। आपका ही मान लीजिए कोई बिजनेस इंफ्रा में है और आपका ही बैंक है, एग्जैक्टली। तो आपने अपने ही बैंक का पैसा लिया, इंफ्रा फंडिंग के लिए ले लिया, सस्ते दर पे ले तो लिया, पूरा ब्याज सेक्टर पे। आप मैनिपुलेट कर सकते हैं महाराज। तो इसी वजह से रिजर्व बैंक, और अगर आप ये कॉरपोरेट कोई, और हमने देखा पिछले कुछ सालों में लगातार कई बड़े कॉरपोरेट घराने, अगर आप 20-25 साल को देख लीजिए, कई जी। बड़े बड़े ऐसे कॉरपोरेट हाउसेज हैं एयरटेल भी जो आना चाह रहा था। बिल्कुल, तो जो बंद होने की कगार पे आए या जिन पे कई तरह की मुश्किलें आई, तो आम डिपॉजिटर्स का क्या होगा, ये सवाल आरबीआई के सामने हमेशा रहा, और इसलिए आरबीआई ने हमेशा एक कंजर्वेटिव पोजीशन रखी। जी। जो सरकारी बैंकों में जो 49% को विदेशी फंडिंग को लेकर आने की बात कह रही है, एफडीआई को लाने की बात कह रही है, उसमें भी कुछ बड़ी गार्ड रेल्स लगानी होंगी आरबीआई को, सरकार को, और इसीलिए एक हाई लेवल कमेटी बनी है ताकि एक एक चीज़ उसमें पॉइंट आउट हो सके कि किस तरह से जो आम आदमी है उसके पैसे पर किसी तरीके का नुकसान ना आए। और पिछले साल हमने देखा था कि बिल्कुल शुरुआत में, यानी 2024 के आखिर में, एक सहकारी बैंक कोलैप्स कर गया था। लंबी लंबी लाइन कतार। सर और भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी हम आपसे डिकोड करवाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि बड़े शेयर होल्डर्स की जो है वोटिंग पावर को लेकर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए अभी किसी बड़े निवेशक को जो है बैंक में जो है 26% से ज़्यादा जो है वोटिंग का जो पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सर इस रिपोर्ट में कि जो है सीमा जो है निवेश से रोकती है लोगों को। कहा जा रहा है कि इस नियम को भी बदलने की बात कही जा रही है, तो ये भी हो सकता है क्या? ये कर सकती है सरकार, लेकिन वही बात है यहाँ पे कि सरकार को गार्ड रेल्स बहुत मजबूत लेकर आने होंगे, या आरबीआई ऐसे गार्ड रेल्स को या फ्रेमवर्क को तैयार करेगा जिसके जरिए यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिटर्स का भरोसा किसी भी तरीके से, और ख़ासतौर पे सरकारी बैंकों में, डगमगाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार का बजट आया और टेलीकॉम सेक्टर जो है फिर से जो है चर्चा के केंद्र में आ गया। कारण है कि सरकार को इस सेक्टर से रिकॉर्ड कमाई की उम्मीद है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में टेलीकॉम सर्विसेज से उन्हें जो है करीब 1.4 लाख करोड़ की कमाई होगी। प्रवीण सर, ये पहले के अनुमान से जो है लगभग 71% ज़्यादा बताया जा रहा है। सर कहाँ से आएगा इतना पैसा? वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इन लोगों का क्या होगा? क्या इन लोगों से कमाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि जहां टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का जो रिवाइज टारगेट रख दिया है मौजूदा फिस्कल के लिए, 2025-26 के लिए, जो पहले अभी तक लगभग अंदाजा है कि 82,000 करोड़ रुपए सरकार के किटी में टेलीकॉम सर्विसेज के जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर से इनसे आ चुके हैं। सरकार ने इसको बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ रुपए कर दिया बजट में। इसका मतलब ये है कि 60,000 करोड़ रुपए सरकार को अगले 2-3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में यहाँ से हासिल हो सकते हैं। ओके। अब हासिल कहाँ से होंगे? एक एयरटेल सरकार के उस पे है, जिससे एजीआर ड्यूज को लेके बात है। दूसरा माना ये जा रहा है कि बीएसएनएल से सरकार को स्पेक्ट्रम का जो शुल्क है वो विशाल मिल सकता है। तो सरकार ने एक बड़ा टारगेट टेलीकॉम सेक्टर से रख दिया है, और वो टारगेट तब रखा है जब एयरटेल सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि साहब जो वीआई को फायदा आपने वीआई को दिया है वो फायदा आप हमें भी दीजिए। तो सर इसका अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? वीआई को तो राहत मिल गई, उस पर एक खबर ये भी आ गई थी जिसको आपने डिकोड भी करवाया था कि उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई जाइए आप सुप्रीम कोर्ट के पास। बिल्कुल, वो अगर कह दें कि भाई ये स्पेसिफिक जो है, जो बात मेरी थी सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी वो स्पेसिफिक वीआई को लेकर नहीं थी, तो मैं दे दूंगा। अब वहाँ मामला फंसा हुआ था, अब उसके बाद एयरटेल क्या इसमें फंस जाएगा मामला? नहीं, एयरटेल के जो सुनील भारती मित्तल हैं, वो अभी हाल में दावोस में उन्होंने किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात की थी। वहाँ उन्होंने कहा कि साहब हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमको भी राहत दी जाए एजीआर बकाया पे, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जैसी वोडाफोन आइडिया को दी गई। और सरकार ने साफ ये कह दिया है कि जिसको भी राहत चाहिए एजीआर बकाए पे, वो पहले जाए सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास आए बाद में। और सरकार के पास शायद चिट्ठी भी एयरटेल की तरफ से चली गई है कि भैया जैसी राहत दी गई वोडाफोन आइडिया को, तो वैसी राहत जो है वो आप हमें भी दीजिए।
जी। अब लेकिन सरकार देगी कि नहीं देगी, ये बड़ा मसला है विशाल। चलिए सर, तो ये पैसे जो है सरकार को जो है कहाँ से आते हैं, ये भी एक रोचक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस लिया जाता है और स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल जो कंपनियां करती हैं वो पैसा देती हैं सरकार को, यहाँ से पैसा आता है सरकार को। इसके अलावा जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, जैसे सैटेलाइट नेटवर्क के लिए जो है कंपनियों द्वारा जो स्पेक्ट्रम खरीदा जाता है सर, वहाँ से भी उम्मीद की जा रही है कि पैसा आए। इनमें से जो है कुछ सरकार को जो है कैश में नहीं बल्कि जो है खाते में दिखाकर भी जो है मामला जो है दिखाया जाता है सर। इसके अलावा सर आपने बीएसएनएल की बात कर दी, तो बीएसएनएल का क्या मामला, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सरकार अपनी जो है सरकारी कंपनी बीएसएनएल में भी जो है कुल लगभग जो है 28,473 जो है करोड़ का जो है इक्विटी इन्फ्यूजन देने का प्रस्ताव जो है बजट में रख चुकी है। कहा जा रहा है कि बीएसएनएल के जो है नेटवर्क्स को उसको सुधारा जाएगा, अच्छा काम कर सके। तो क्या सर इसके पीछे जो ये तर्क था सरकार का, कई बार जो हम लोगों ने जो है टेलीकॉम मिनिस्टर्स को सुना था, वो कह रहे थे कि मोनोपोली ना हो, इसलिए जो है हम लोग वीआई को जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसी का अगला एक्सटेंडेड कदम ये है कि बीएसएनएल को भी ठीक ठाक मजबूत करके खड़ा किया जा रहा है कि भाई एयरटेल और जियो के टक्कर में वीआई और बीएसएनएल हो? नहीं, बिल्कुल। एयरटेल बीएसएनएल को लेके तो सरकार लगभग 2 साल हो गए, तब से सरकार बहुत एक्टिव है कि किसी तरह बीएसएनएल को मैदान में लेकर आया जाए। और बीएसएनएल के पास आपको मैं बताऊं, बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के पास अच्छी खासे लैंड बैंक भी हैं देश के मोनेटाइज करने की भी आपने तमाम। बात कही हाँ, थी। जिसको देश के जितने शहर हैं उनमें बीएसएनएल के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे आपको अच्छी खासी बिल्डिंगें और वो मिल जाएंगी ज़मीनें। जी। खैर वो अलग विषय है, लेकिन बीएसएनएल ने इस साल लगभग 52,298 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं। ओके। हाँ, जो पे सरकार को किया है बीएसएनएल ने। और इस साल के लिए चूंकि मौजूदा फिस्कल के लिए तो सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए का टारगेट रख दिया। अगले साल के लिए सरकार ने 1,17,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो टेलीकॉम कंपनियों से हासिल करने का मकसद रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को तो एक राहत दे दी, और देखिए राहत बहुत लंबे वक्त के बाद मिली। लगातार डिमांड आ रही थी कि साहब अब हमारा धंधा बैठ जाएगा, अब कारोबार नहीं चलेगा। फिर कोर्ट, उसके बाद सरकार से होते हुए ये सब चीज़ें होती हुई आई। लेकिन अगले साल के लिए सरकार ने फिर एक बड़ा टारगेट रखा है। 1,17,000 करोड़ रुपए सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर से लेना चाहती है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने जो एजीआर ड्यूज़ हैं या जो बाकी के जितने भी शुल्क हैं, चाहे स्पेक्ट्रम फीस हो चाहे लाइसेंस फीस हो, उस सब पे सरकार अपने हाथ पीछे नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि टेलीकॉम कंपनियां अपना जो पैसा है जी, थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में सरकार अब थोड़ी सी सख्ती के मूड में आ रही है जी। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हाल के अगर आप वर्षों को देखेंगे तो ज़्यादातर मतलब दो टेलीकॉम कंपनियां तो कम से कम मान ही लीजिए जिनकी सेहत अच्छी हुई है। जी, उनके अच्छा बढ़ा। आरपू को देख लीजिए अगर आप उनके, तो 250 रुपये उसके आसपास, 200 प्लस है भाई। 200 प्लस आपका जियो का है, 250 रुपये के ऊपर एयरटेल का है। तो आरपू सरकार को ये लग रहा है कि साहब इनको तो कमाई अच्छी खासी हो रही, हमारे पैसा देने के टाइम पे ये वो कह देते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल एकदम मामला बिल्कुल खराब है। उस चीज को टैरिफ से भी तो देखिए सर, मोबाइल टैरिफ भी जो है आए दिन जो आप देखिए इसका कंपैरिजन इस साल भी अगर आप जून तक देखेंगे तो सरकार जो माना ये जा रहा है कि इस साल जून तक टैरिफ फिर बढ़ने वाले मोबाइल के किराए। जी, फ्रॉम अनलिमिटेड जीरो चार्जेस लगते थे, उससे अब जो 800 रुपये हम लोग जो दे रहे हैं, देश की जो जनता दे रही है, उससे भी तो इनको कमाई हो रही होगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी समझना जरूरी है सर कि एक तो बात ये भी हो रही है कि भाई इनसे वसूलना है, इतना पैसा लेना है, तो ये कंपनियां लाएंगी कैसे सर इतना पैसा? क्या ये बोझ भी हम लोग पर आएगा, आप पर आएगा, फिर आगे भविष्य में जो है टैरिफ बढ़ेगा? कंपनियां तो बढ़ा ही रही है टैरिफ। नहीं, आगे भविष्य में सर, आगे तो जून में इस साल बढ़ने की बात है, जून तक बढ़ने की बात है। माना ये जा रहा है कि जियो का आईपीओ, जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आएगा 40,000 करोड़ का। हाँ बिल्कुल, उसके बाद या उसके पहले टैरिफ हाइक हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद टैरिफ हाइक होंगे जी। तो अच्छा, जून तक 2 बड़े इलेक्शन भी हो जाएंगे, तमिलनाडु और आपका वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने हैं, तो उसको लेके भी है। इलेक्शन के बाद जो है वो टैरिफ हाइक हो सकते हैं जी। एक और बड़ा गेम जो सरकार कर रही है वो है कि जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन है या जो एक्सपेंडिचर है उसको सरकार ने कम किया बजट में। जो आप समझिए कि 34% इसको गिराया। पहले 81,000 करोड़ रुपए था, उसको घटा के 53,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ओके। तो इनका खर्च यानी कम्युनिकेशन टेलीकॉम डिपार्टमेंट पे जो खर्चा था, जो उनका खर्चा था, उसको भी कट डाउन किया है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा खर्चा जाता था बीएसएनएल को,
वहाँ पे भी कट मतलब आप कहना चाह रहे हैं डाउन। कि कॉस्ट कटिंग भी कर रही है सरकार। बिल्कुल, सरकार का जो बजट को भी अगर आप समझेंगे तो सरकार ने बहुत सारी जगहों पे चीज़ों को कम करने की कोशिश की है, और एक बड़ा मसला उसमें ये भी है कि इसी साल सरकार को 5.5 लाख करोड़ के तो कर्जे चुकाने हैं। ओके ओके। तो ये खर्च कम करने की स्ट्रेटजी है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट, मतलब टेलीकॉम सेक्टर पर भी दिखाई दे रही है। और बीएसएनएल के लिए अगर आप देखेंगे तो बीएसएनएल के लिए इस बार कोई बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। पिछले सालों में अगर आप देखेंगे 80,000, 82,000, 60,000 करोड़ रुपए का सरकार स्पेशल पैकेज बीएसएनएल के लिए, पहले एमटीएनएल के लिए भी ऐलान किया करती थी। चलिए तो यहाँ जो है उससे भी सरकार पीछे हटी है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।